पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हुओ युहाओ ने जूजी से कहा, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा और युद्ध छेड़ा। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अगले 10 साल तक शू युनहान मेरे साथ रहेगा, फिर आगे देखा जाएगा। अब तुम जा सकती हो। अब आगे देखेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बेटे को वापस करो। मेरे बेटे को वापस करो। चीखते हुए जूजी ने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाई और आगे की ओर झपट पड़ी। वह पहले से ही हो युहाओ से ज्यादा दूर नहीं थी। उसका हमला भी बेहद अचानक था। उसका ह्यूमन शेप्ड सोल टूल सबसे बेहतरीन था जो वह पहन सकती थी। जैसे ही उसके सोल थ्रस्टर्स सक्रिय हुए, वह लगभग शून्य में हो युहाओ के सामने टेलीपोर्ट हो गई। उसने शू युनहान की ओर हाथ बढ़ाया। हो युहाओ ने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली बल ने जू जी को जकड़ लिया। वह पूरी तरह से बंध गई। इस समय कॉन्ग डेमिंग समझ चुका था कि उसे बचाने में अब बहुत देर हो चुकी है। हुओ युहाओ ने पास से जूजी को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अपने लोगों के साथ चली जाओ। एक बार मैं फैसला कर लूं तो उसे वापस नहीं लेता। अपनी गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। पहले मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था और अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन तक तुम्हें बताई थी। बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मैं खुद को दोबारा तुम पर भरोसा करने के काबिल नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चली जाओ। मेरे बेटे को वापस करो। मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती। तुम्हारी नजर में वह सन मून एम्पायर का एम्परर है। तुम उसे सही रास्ता नहीं दिखाओगे। वही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। युहाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मेरे बेटे को वापस कर दो। उसे लौटा दो। जूजी गिड़गिड़ाई। अगर यह पहले होता तो हो युहाओ का दिल पिघल जाता। लेकिन जूजी की गद्दारी की वजह से पूरा डाउलिंग एम्पायर तबाह हो चुका था। स्टार लुओ एम्पायर भी लगभग नष्ट हो गया था और व्हाइट टाइगर ड्यूक उसकी वजह से मरते मरते बचा था। हुओ युहाओ ने अपना मन सख्त किया और जोर से सिर हिलाया। चले जाओ। कहने को अब कुछ नहीं बचा है। नहीं, जूजी चिल्लाई। हुओ युहाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। युनहान, युनहान तुम्हारा बेटा है। अंतरिक्ष जैसे ढह गया। जैसे ही जूजी ने यह कहा, 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ स्पेस पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। उसकी आवाज उसी स्पेस में दबकर रह गई। इस क्षेत्र के भीतर मौजूद लोग ही उसकी बात सुन पाए। इस पल समय और स्पेस दोनों रुक से गए। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग दोनों स्तब्ध रह गए। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी ऐसा ही था। सबके भाव जमे हुए थे। जूजी अब भी सिसक रही थी। छोटा युनहान हैरान था। उसने सिर उठाया और हुओ युहाओ की ओर देखा। यह अजीब दृश्य ऐसे ही आसमान में थम गया। अचानक एक गंभीर और गरिमामय आवाज गूंजी और सबके कानों में पड़ी। मैंने पहले ही कहा था कि इस रहस्य को कभी उजागर मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। लगता है तुम मेरी बात भूल गई हो। ऐसी हालत में सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण चमकी। हुओ युहाओ, तंग वूटोंग, दाई हाओ, जूजी और शू युनहान को ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूम रहा हो। अगले ही पल वे किसी दूसरी जगह पहुंच चुके थे। जब सब कुछ दोबारा साफ हुआ तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि वे सुनहरे बादलों के ऊपर खड़े थे। हुओ युहाओ और तांग वूतोंग की कल्टीवेशन के बावजूद वे यह महसूस नहीं कर पा रहे थे कि वे इस समय कहां हैं। लेकिन इस वक्त वे इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे। हुओ युहाओ की नजर जूजी पर जमी हुई थी। उसकी आवाज कांप गई जब उसने पूछा, तुमने तुमने क्या कहा? यह किसका बेटा है? जूजी अब पूरी तरह पीली पड़ चुकी थी। उस गरिमामय आवाज ने उसे दहशत में डाल दिया था। उसने जल्दी से शू युनहान को पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं। मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाइए। यह जानबूझकर नहीं था। मैं बस डर गई थी कि वह मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देगा। कृपया, कृपया मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाइए। हुओ युहाओ इस समय ही ठीक से मुड़ पाया। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी छोड़ी। लेकिन वह यह जानकर सन्न रह गया कि अपनी विशाल स्पिरिचुअल पावर के बावजूद वह आसपास किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था। यह क्या हो रहा है? यह जगह कहां है? हुओ युहाओ पूरी तरह उलझ गया था और आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी समय सबके सामने सुनहरी रोशनी की एक और किरण चमकी। वही गरिमामय आवाज फिर से बोली, जब तुम अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचने से इतनी डरती हो, तो क्या तुम्हें किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है? मैं इस इंसान को बहुत समय से सहन कर रहा था, लेकिन स्वर्ग दयालु होता है। इसके बावजूद तुमने यह बात उगल ही दी। नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम अपनी भावनाओं पर काबू खो चुकी हो। तुम विनाश की ओर बढ़ रही हो। ऐसे में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
एक सुनहरी आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। एक बेहद सुंदर युवक, जो देखने में मुश्किल से 20 साल का लगता था, सबके सामने प्रकट हुआ। उसके लंबे नीले बाल थे, जो उसके पैरों तक लटक रहे थे। अगर उसका शरीर इतना गठीला और कंधे इतने चौड़े न होते, तो कोई उसे एक स्त्री समझ लेता। उसका लंबा नीला चोगा लहरों की तरह हिल रहा था। ध्यान से देखने पर उस पर समुद्र जैसा गहरा नीला रंग दिखता था। उसकी पूरी आत्मा मानो उसी समुद्र में डूब जाती। हालांकि वह युवक देखने में सिर्फ 20 साल का लगता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बेहद डरावनी थी। वे खाली सी लगती थीं, लेकिन साथ ही ऐसा लगता था मानो उनमें सब कुछ समाया हो। कभी कभी उनमें बैंगनी रंग की एक चलती हुई चमक उभरती, जो ऐसा एहसास कराती मानो वह पलक झपकते ही किसी को मार सकता हो। उसके दाएं हाथ में एक विशाल सुनहरा ट्राइडेंट था। यह ट्राइडेंट हुओ युहाओ को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वह तो डैडी! तांग वूटोंग अचानक चिल्लाई। उसकी आकृति चमकी और वह उछलकर उस युवक की बाहों में चली गई। नीले बालों वाले युवक ने बाहें फैला दी और उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी। उसने प्यार से टंग वूटोंग के गुलाबी नीले बालों को सहलाया। मेरी प्यारी बेटी, चिंता मत करो। डैडी तुम्हें कभी दुख नहीं सहने देगा। टांग वूटोंग ने मुड़कर हुओ युहाओ की ओर देखा। इस समय उसकी आंखों में भाव पहले जैसे नहीं थे। वह समझदार थी। जूजी की बातों और अपने पिता के गुस्से से वह समझ चुकी थी कि यह दावा शायद सच है। डैडी, क्या यह बच्चा सच में युहाओ और जूजी का है? यह कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। नीले बालों वाले युवक ने सिर हिलाया। हाँ, यही सच है। टांग वूटोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हुओ युहाओ को देख रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। टूटे हुए दिल से उसने कहा, क्यों? हुओ युहाओ का मुंह खुला रह गया। उसने घबराकर सफाई दी। वूटोंग, मेरी बात सुनो। मुझे खुद नहीं पता। यह मुमकिन नहीं है कि वह मेरा हो। नामुमकिन। मैंने कभी जूजी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। कभी नहीं। मैं मानता हूं कि तुम्हें लड़की समझने से पहले मैं उसे पसंद करता था, लेकिन हम सिर्फ दोस्त थे। हम कभी साथ नहीं रहे। यह सच नहीं है। यह बच्चा मेरा नहीं है। नीले बालों वाला युवक ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारा नहीं। शू युनहान, क्या तुम्हें पता है कि उसका नाम शू युनहान क्यों रखा गया है? क्योंकि उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ मेल खाता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है? जूजी, उसे बताओ, क्या यह उसका बच्चा है? जूजी ने शू युनहान को जोर से जकड़ लिया। हुओ युहाओ को देखने के बाद जब उसने टंग वूटोंग और उस नीले बालों वाले युवक की ओर देखा, तो वह इतनी बदहवास थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। वह गरिमामय आवाज वाला व्यक्ति असल में टैंग वूटोंग का पिता था। तभी उसने उसे जबरदस्ती चुप रहने को कहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को यह सब पता चले। मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं आपसे भीख मांगती हूं। मैं बस एक बेबस मां हूं। मुझे सिर्फ अपने बेटे के घायल होने का डर है। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं। जूजी ने कोई सफाई नहीं दी। वह चू युनहान को पकड़े हुए उस नीले बालों वाले युवक के सामने बार बार सिर झुकाने लगी। टांग वूटोंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब उसने हुओ युहाओ की ओर देखा, तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कोई भी स्त्री अपने पुरुष को किसी दूसरी औरत के साथ बच्चा होने पर माफ नहीं कर सकती, चाहे वह उसे कितना भी प्यार करती हो। इस समय वह सिर्फ दुख और गुस्से से भरी हुई थी। नीले बालों वाले युवक ने जूजी की ओर ठंडी नजर से देखा। तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यह कहते हुए उसने हाथ उठाया। नीली रोशनी की एक लकीर चमकी और चू युनहान गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया, तो वह पहले ही उसके हाथों में था। जूजी पागलों की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्पेस पूरी तरह जमी हुई थी। नीले बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा। उसका हाथ पहले ही चू युनहान की गर्दन पर था। उसे छोड़ दो! एक गुस्से भरी चीख गूंजी। एक आकृति आगे बढ़ी और नीले बालों वाले युवक की ओर बाघ जैसी हथेलियों से वार किया। वह व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ था। पहले की बातचीत से वह समझ चुका था कि यह बच्चा शायद हुओ युहाओ का ही है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हुओ युहाओ अचानक उसका बेटा कैसे बन गया, लेकिन वह जानता था कि अगर हुओ युहाओ उसका बेटा है, तो शू युनहान उसका सगा पोता है। तभी तो वॉर गॉड एम्प्रेस ने पहले कहा था कि वह उसे मार नहीं सकती। इस समय उसके दिमाग में न सन मून एम्पायर था और न ही स्टार लुओ एम्पायर। उसके लिए सिर्फ उसका जैविक पोता मौजूद था। वह कैसे चुपचाप देख सकता था कि कोई और उसके पोते को पकड़ ले और उसे मारने वाला हो। नीले बालों वाले युवक ने अपनी नजर केंद्रित की और व्हाइट टाइगर डुक वहीं जड़ हो गया,
उसी समय तंग वुतोंग ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया। डैडी, ऐसा मत कीजिए। ये बच्चा निर्दोष है। उसे नुकसान मत पहुंचाइए। जब नीले बालों वाले युवक ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों का भाव नरम पड़ गया। उसने आह भरी और कहा, लेकिन मेरी बेटी भी तो निर्दोष है। तुम पर कौन तरस खा रहा है? मेरी बेचारी लिटिल सेवन। टैंग वुटोंग ने अपने निचले होंठ को दबाया। डैडी, चलो घर चलते हैं। मुझे आपकी बहुत याद आई है और मम्मी की भी बहुत याद आई है। यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। वुतोंग, वुतोंग। हुओ युहाओ इस पल ही अपनी हैरानी से बाहर आया। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नीले बालों वाले युवक ने उसे घूरा और वह भी वहीं जड़ हो गया। इसके बाद नीली रोशनी चमकी और नीले बालों वाला युवक तथा टैंग वुटोंग दो प्रोजेक्शंस में बदल गए, फिर सुनहरे बादलों में विलीन हो गए। आसमान में एक गरिमामय आवाज गूंजी। स्टार लुओ एम्पायर को वापस किया जाना चाहिए और सन मून एम्पायर को हेवन डू एम्पायर बना रहना चाहिए, वरना हम्फ। चू यूनहान हवा में तैर रहा था और जूजी ने, जिसे अपनी गति वापस मिल चुकी थी, उसे तुरंत पकड़ लिया। छोटा यूनहान डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखें अब भी बड़ी बड़ी खुली थीं। वह इधर उधर देख रहा था, जिज्ञासु था। वह डरा हुआ नहीं था। उसने पहले उस नीले बालों वाले युवक से कोई भी हत्या की मंशा महसूस नहीं की थी। हुओ युहाओ अचानक जूजी की ओर मुड़ा और गुस्से में दहाड़ा, क्यों? तुमने क्यों कहा कि वह मेरा बेटा है? यह कैसे हो सकता है? कैसे? जूजी ने शुयुनहान को गले से लगाए रखा और खड़ी हो गई। उसने ठंडे भाव से हुओ युहाओ की ओर देखा। तुम जो भी मानो, वह तुम्हारा ही बच्चा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी के लिए भी बच्चा पैदा कर दूंगी? उस समय मुझे पता था कि शू तिनरान चाहता था कि मैं किसी और के शुक्राणु से खुद को इंसेमिनेट करूं। इसी वजह से मैं पहले से तैयार थी। क्या तुम्हें याद है जब हम एक्सट्रीम नॉर्थ में थे, जब तुम मेरी बाहों में बेहोश हो गए थे? मैं इतनी नीच नहीं हूं कि तुम्हारा फायदा उठाऊं। मैंने सिर्फ एक सोल टूल का इस्तेमाल करके तुमसे एक सीडलिंग चुराई थी। उसके बाद जब सूतियनरान ने मुझे मजबूर किया तो मैंने उसी सीडलिंग से खुद को इंसेमिनेट किया। हाँ, यूनहन तुम्हारा ही खून मांस है, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, न ही उसका। वह सिर्फ तुम्हारे जीन्स का एक परिणाम है। तुमने उसके लिए क्या किया है? हुओ युहाओ अवाक होकर जूजी को देखने लगा। उसने शू युनहान की ओर भी देखा। अचानक उसका मन बेहद उलझ गया और भावनाएं उमड़ पड़ी। किसी भी हालत में उसने नहीं सोचा था कि बातें यहां तक पहुंच जाएंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ था सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने जल्दी से याद किया कि तब क्या हुआ था। हाँ, उस समय वह काफी देर तक जूजी की बाहों में बेहोश रहा था। जरूर वही मौका रहा होगा। तभी तो पहली बार सुयुनहान को देखने पर उसे उसके प्रति इतनी अपनापन महसूस हुआ था। जब उसे वह पल याद आया जब सुयुनहान ने पहली बार उसे डैडी कहा था, तो हुओ युहाओ के पास कहने को कुछ नहीं बचा। जूजी ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और उसके आंसू बहने लगे। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी सीडलिंग ली थी। तुम्हें जो नुकसान मैंने पहुंचाया उसके लिए मैं सिर्फ माफी ही मांग सकती हूं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, इस बच्चे का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा बेटा है और सन मून एम्पायर का भविष्य का एम्परर है। इसका उपनाम शू होगा, तुम्हारा नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे डर क्यों था कि तुम उसे नुकसान पहुंचा दोगे। अगर तुमने सच में उसे चोट पहुंचाई होती तो तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पहले हुओ युहाओ को देखा और फिर जूजी की ओर देखा। अचानक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आज जो कुछ भी हुआ था वह उसकी कल्पना से पूरी तरह बाहर था। हुओ युहाओ ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त था। 3 साल की क्लोज डोर कल्टीवेशन से गुजरकर अल्टीमेट डुलुओ बनना उसके लिए आसान नहीं था। उसने हालात पलट दिए थे और स्टार लुओ एम्पायर को पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया था। लेकिन इसी के बदले उसका प्रेम उससे दूर चला गया। तंग वुतोंग के जाने से पहले उसके चेहरे पर जो उदासी थी, उसने हुआ युहाओ को ऐसा महसूस कराया जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। वह कुछ भी समझा नहीं सका, क्योंकि खुद उसे नहीं पता था कि हुआ क्या है। क्या उसे जूजी को दोष देना चाहिए था? अब उसके पास इतनी ऊर्जा भी नहीं बची थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह अब भी एक वर्जिन था। यूनहान, अपना मार्शल सोल रिलीज करो, जूजी ने अचानक छोटे यूनहान से कहा। हाँ, शू यूनहान ने सोल पावर की एक कोमल धारा छोड़ी। इससे हुओ युहाओ ने दोबारा आंखें खोल लीं। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी उसकी ओर ध्यान किया। शू यूनहान के शरीर से सफेद रोशनी चमकने लगी। उसकी आंखें और ज्यादा चमकीली हो गईं। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में दो दो पुतलियां थीं।
उसका शरीर थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसके माथे पर एक लंबवत आंख चुपचाप खुल गई। उसके बाल आधे काले और आधे सफेद हो गए, बिल्कुल बाघ की खाल के पैटर्न जैसे। यह थ्री आइड व्हाइट टाइगर, ये किस तरह का मार्शल सोल था? व्हाइट टाइगर ड्यूक उसकी आंखों में मौजूद दोहरी पुतलियों को देखकर स्तब्ध रह गया। इसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में कोई शक नहीं बचा था। वह पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यह बच्चा उसका वंशज है। हुओ यूहाओ भी थोड़ा कांप गया। उसने व्हाइट टाइगर विरासत में नहीं पाया था, लेकिन उस लंबवत आंख के आसपास सन रे पैटर्न्स मौजूद थे। उसके स्पिरिट आइज और आई ऑफ असुरा की ऑरा को नकली नहीं बनाया जा सकता था। इस बच्चे का सिर्फ एक मार्शल सोल था, लेकिन उसमें व्हाइट टाइगर की ताकत और उसके स्पिरिट आइज की स्पिरिचुअल तरंगें दोनों शामिल थीं। यह एक शक्तिशाली म्यूटेटेड मार्शल सोल था। आसपास की सुनहरी रोशनियां धीरे धीरे मध्यम हो गईं और स्पेस मुड़ने लगा। शू युनहान फिर से अपने असली रूप में लौट आया और अपनी मां की बाहों में रहा। उसने स्पेस के बदलाव को महसूस किया था, लेकिन उसकी नजर ज्यादातर हुओ यूहाओ पर टिकी हुई थी। वह थोड़ा जिज्ञासु था, लेकिन उसे देखते हुए थोड़ा अजीब भी महसूस कर रहा था। वे अब भी स्टार लुओ सिटी के बाहर थे और सन मून एम्पायर की सेना के ऊपर ही थे, लेकिन सब कुछ जमी हुई अवस्था में था। टाइम और स्पेस पूरी तरह रुक चुके थे। हुओ यूहाओ चाहे जितना भी उलझा हुआ हो, फिर भी वह अपने ससुर की पहचान का अंदाजा लगा चुका था। वह जरूर एक गॉड था। एक गॉड के अलावा और कौन टाइम और स्पेस को नियंत्रित कर सकता था? पहले उसे लगता था कि वह इस दुनिया की छोटी पर है, लेकिन अपने ससुर के सामने वह अब भी बहुत पीछे था। तो वूटोंग एक गॉड की बेटी है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी प्रतिभाशाली है। इस समय वह और कुछ सोच ही नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल सील किया गया टाइम और स्पेस फिर से सक्रिय हो गया। चाहे वह सेना हो, श्रेक एकेडमी के लोग हों, टैंक सेक्ट के लोग हों या तीनों एम्पायर्स, किसी ने भी कुछ अजीब महसूस नहीं किया। उनके लिए बस इतना हुआ था कि कुछ देर के लिए उनकी चेतना चली गई थी। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सिर्फ कुछ तेज नजर वाले लोगों ने यह महसूस किया कि टांग वुतोंग गायब थी। जूजी थोड़ी पीली दिख रही थी। उसका बेटा फिर से उसकी बाहों में था। वह चमकी और उसने हो युहाओ से दूरी बढ़ा ली। हो युहाओ ने उसे अजीब नजर से देखा। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात से कैसे निपटे। मैं अपना वादा निभाऊंगी, जरूर निभाऊंगी। इस बार एक गॉड गवाह है, जूजी ने बुदबुदाया। हो युहाओ ने जोर से सिर हिलाया। जूजी ने गहरी सांस ली और सन मून एम्पायर के जनरलों की ओर मुड़ गई। उसने जोर से कहा, पीछे हटो। नीले बालों वाले युवक की बातें उसके दिमाग में गहराई से बस चुकी थीं। हुओ यूहाओ को भी यकीन था कि अब, जब एक गॉड गवाह है, जूजी अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत नहीं करेगी। असल में न हुओ यूहाओ और न ही जूजी जानते थे कि वह गॉड सिर्फ कहने के लिए कह रहा था। एक गॉड होने के नाते वह निचले रेल्म में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जब तक मामला उसकी बेटी से जुड़ा न हो, वह आसानी से खुद को प्रकट नहीं कर सकता था। सन मून एम्पायर की सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्टार लुओ सिटी में जोरदार जयकारे गूंज उठे। सब खत्म हो गया था। युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया था। थोड़ी देर पहले तक उन्हें लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने अपनी किस्मत पर फिर से काबू पा लिया था। उन्होंने आखिरी जीत भी हासिल कर ली थी। यह सचमुच एक चमत्कारी पलटाव था। हुओ यूहाओ हवा में तैरता हुआ व्हाइट टाइगर ड्यूक की ओर मुड़ा। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी उसे देख रहा था। यह लोहे जैसा सख्त सेनापति अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसकी आंखों में कोमलता और जटिल भाव थे। सन मून एम्पायर के प्रति उसकी नफरत भी कम हो चुकी थी, क्योंकि उस एम्पायर का एम्परर उसका अपना पोता था। उसका पोता पूरे महाद्वीप के सबसे बड़े एम्पायर को नियंत्रित कर रहा था। यह कितना अद्भुत था। चलो वापस चलते हैं। हुओ यूहाओ ने दाई हाओ की ओर सिर हिलाया। वह अब एक परिपक्व व्यक्ति था और अपनी पीढ़ी का एक प्रमुख चेहरा भी। टांग वूतोंग के जाने से उसका दिल टूट चुका था, लेकिन इस समय उसे बहुत से काम निपटाने थे। सब सुलझाने के बाद ही वह उसे ढूंढ सकता था। एक बेटा, उसका सच में एक बेटा था। टांग वूटोंग के अलावा वह शू युनहान के बारे में भी सोच रहा था। आह भरते हुए हुओ यूहाओ तांग सेक्ट के लोगों की ओर उड़ गया। बेई बेई के नेतृत्व में तांग सेक्ट के लोग जल्दी से हुओ यूहाओ का स्वागत करने आ गए। बेई बेई ने बाहें फैलाईं और हुओ यूहाओ को जोर से गले लगा लिया। टांग या को छोड़कर, जो टैंक सेक्ट में मोर्चा संभाले हुए थी, लगभग सभी यहां मौजूद थे। छोटे जूनियर, वूटोंग कहां है? वूटोंग कहां चली गई?
बेई बे ने हुओ युहाओ को गले लगाने के बाद खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग 3 साल तक गायब रहे थे। सबके मन में बहुत से सवाल थे। हुओ युहाओ ने थके हुए मन से सिर हिलाया और कहा, अभी कुछ हुआ है। यहाँ के काम निपटाने के बाद मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। एल्डेस्ट सीनियर, एल्डर स्वान, चलिए पहले स्टार लुओ सिटी लौटते हैं। जब सब लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हुए तो हुओ युहाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक स्टार लुओ सिटी की ओर लौट गए। जब वह सिटी वॉल्स पर उतरा तो उसका नायक की तरह स्वागत किया गया। हाँ, इस समय वह स्टार लुओ एम्पायर का नायक था। वह ऐसा नायक था जिसने हालात को पूरी तरह पलट दिया था। उसी की वजह से स्टार लुओ एम्पायर बच पाया। इतना ही नहीं, सन मून एम्पायर के साथ 1000 साल का पैक्ट भी तय हुआ, जिसके तहत वे स्टार लुओ एम्पायर पर हमला नहीं कर सकते थे। इससे स्टार लुओ एम्पायर को सन मून एम्पायर के बराबर आने के लिए काफी समय मिल गया। इसके अलावा जब ऐसा अजेय अल्टीमेट डुलुओ मौजूद हो तो सन मून एम्पायर के लिए इस पैक्ट से पीछे हटना भी आसान नहीं था। सू जियावेई उसे स्वागत करने के लिए आगे आया। उसने पहले हुओ युहाओ को देखा, फिर दाई हाओ की ओर नजर डाली। वह पहले ही हुओ युहाओ की बातें सुन चुका था। भाई डाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ऐसा बेटा होगा। सू जियावेई ने तारीफ की। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कड़वी हंसी हंसी। मुझे भी आज ही पता चला है। बस इतना ही। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं वह मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं। लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। हुओ युहाओ ने कहा, योर मैजेस्टी, यह मामला अब समाप्त हो चुका है। हमें अभी और भी बातें सुलझानी है। अगर आपको व्हाइट टाइगर ड्यूक से कुछ और कहना है तो जल्दी कह दीजिए। इसके बाद हमें कुछ निजी मामलों को निपटाना है। कामकाजी मामलों के निपट जाने के बाद अब निजी बातों से निपटने का समय था। इतना कहने के बाद हुओ युहाओ एल्डर श्वान की ओर मुड़ा, दोनों घुटनों के बल बैठा और उन्हें प्रणाम किया। एल्डर श्वान चौंक गए। युहाओ, तुम यह क्या कर रहे हो? हुओ युहाओ ने सिर झुकाकर कहा। एल्डर श्वान, मुझे नहीं लगता कि मैं श्रेक सिटी या टैंक सेक्ट में आगे रह पाऊंगा। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। मुझे वुटोंग को ढूंढना है। एल्डर श्वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस यही बात है। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। उठो बच्चे। एल्डर श्वान ने खुद उसे उठाया और उसके कंधे पर थपकी दी। अगर एल्डर मू तुम्हें आज इस हालत में देख पाते तो बहुत खुश होते। जाओ और जो करना चाहते हो वह करो। तुम पहले ही एकेडमी और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और वुटोंग के बीच क्या हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें वही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो तुम चाहते हो। एकेडमी की चिंता मत करो। टैंक सेक्ट के बाकी लोग अभी मौजूद हैं। इसके अलावा सी गॉड्स पवेलियन का एक नया सदस्य भी है। ओह। हुओ युहाओ ने हैरानी से एल्डर शुआन की ओर देखा। एल्डर शुआन के पीछे से एक आग जैसी लाल आकृति बाहर आई। वह उछलकर हुओ युहाओ से लिपट गई और उसे कसकर गले लगा लिया। छोटे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। इतने समय से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की। हुओ युहाओ को गले लगाने वाली मां शाओताओ थी। उसके आग जैसे लाल बाल पहले से भी ज्यादा चमकदार थे। पहले के मुकाबले वह कहीं ज्यादा सौम्य लग रही थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि जैसी तरंगें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। वह उस ज्ञान को आत्मसात कर रही थी जो उसने एक ईविल सोल मास्टर रहते हुए सीखा था, और उसे अपनी मौजूदा कल्टीवेशन व समझ के साथ जोड़ रही थी। इस समय वह श्रेक एकेडमी की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर थी। वह एक अल्टीमेट फायर ट्रांसेंडेंट डुलुओ थी। भविष्य में वह अल्टीमेट डुलुओ भी बन सकती थी। हुओ युहाओ ने मां श्याओताओ को गले लगाया और भावुक हो गया। इसके बाद उसने बताया कि टैंग वुतोंग के साथ जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। जब एल्डर शुआन ने ये शिशवी और लोंग श्याओयाओ की मौत के बारे में सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। वह अब अकेले बुजुर्ग अल्टीमेट डुलुओ बचे थे। ब्लैक और व्हाइट ट्विन होली ड्रैगन्स और डेथ गॉड डुलुओ सभी जा चुके थे। उस समय हालात बेहद नाजुक थे। मैं पहले एकेडमी को सूचना नहीं दे सका। इसके अलावा मैंने वुटोंग के साथ क्लोज डोर कल्टीवेशन भी तभी की थी जब जूजी ने वादा किया था कि अगले 10 साल तक वह युद्ध शुरू नहीं करेगी। लेकिन किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह सब मेरी ही गलती है। मैंने यह आपदा खड़ी की। हुओ युहाओ जितना बोलता गया उतना ही उदास होता चला गया। किस्मत सबके साथ मजाक कर रही है, बेबे ने कहा। ऐसी बातों के लिए तुम्हें कैसे दोष दिया जा सकता है? तुमने पहले ही उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिया है। तुमने शू तिनरान को मारा, 2 अल्टीमेट डुलुओ की मौत देखी, ईविल आई टायरेंट किंग को खत्म किया और अभी जो कुछ किया वह भी।
तुम इस कॉन्टिनेंट के नायक हो। तुमने अपनी ताकत से मूल डूलो कॉन्टिनेंट की आखिरी उम्मीद को बचाया। इससे बेहतर तुम कुछ नहीं कर सकते थे। सन मून एम्पायर का जिक्र करते हुए हुओ यू हाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सन मून एम्पायर जल्द ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। उसका नाम हेवन डू एम्पायर रखा जाएगा। 10,000 साल पहले हेवन डू एम्पायर और स्टार लो एम्पायर के बीच टकराव था। 10,000 साल बाद भी यही स्थिति रहेगी। जिस तरह सन मून एम्पायर ने सोल टूल टेक्नोलॉजी के जरिए हेवनली सोल और डूलिंग एम्पायर्स के लोगों को प्रभावित किया, उसी तरह इन दोनों एम्पायर्स की विरासत ने भी सन मून एम्पायर के लोगों को प्रभावित किया है। आखिर में कौन किसे अपने में मिला लेगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अगर सन मून एम्पायर खत्म हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वही आखिरी विजेता हो। उसने गॉड बनने की बात नहीं की। आखिरकार यह वर्जित था, लेकिन उसने गॉड से मिलने की सच्चाई जरूर बताई। छोटे भाई, अब आगे क्या करने का इरादा है? मां श्याओताओ ने पूछा। हो यूहाओ ने जवाब दिया, मैं वुतोंग को ढूंढने का तरीका सोच रहा हूं। भले ही मुझे नहीं पता कि वह कहां है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। यह कहते हुए उसने आसमान की ओर देखा। चूंकि वुतोंग का पिता एक गॉड है, वह जरूर उसके साथ गॉडली रेल्म लौट गई होगी। अगर मुझे उसे ढूंढना है तो मुझे भी गॉडली रेल्म जाना होगा। दूसरों के लिए गॉडली रेल्म एक कल्पना जैसा था, लेकिन हुओ यूहाओ पहले ही गॉडली रेल्म के द्वार तक पहुंच चुका था। मां शाओताओ थोड़ी उदास दिखी। तुम कब वापस आओगे? हुओ यूहाओ ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे खुद भी नहीं पता। कुछ पल चुप रहने के बाद मां शाओताओ ने दृढ़ता से कहा, छोटे भाई, जाओ। एकेडमी की चिंता मत करो। तुम्हारे साथी टांग सेक्ट में हैं और मैं एकेडमी में हूं। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं हमेशा एकेडमी में ही रहूंगी। मैं सीए गॉड्स पवेलियन की अगली मास्टर बनूंगी। यह कहते हुए वह हंस पड़ी। सी गॉड्स पवेलियन की मास्टर बनने से उसे न सिर्फ अधिकार और सम्मान मिलेगा, बल्कि उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां भी होंगी। बहन, धन्यवाद। हुओ यूहाओ ने उसे कसकर गले लगाया। मां शाओताओ मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूं। जाओ और वुतोंग को ढूंढो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। अगर मुमकिन हो तो भविष्य में उसे अपने साथ वापस भी लेकर आना। हालांकि यह सिर्फ अनुमान था, फिर भी वह जानती थी कि हुओ यूहाओ आगे किस रास्ते पर जाने वाला है। वह खुद भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। उसे भरोसा था कि अपनी क्षमताओं के साथ वह उस स्तर तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। इसी समय अचानक एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। नहीं, योर मैजेस्टी। यह व्हाइट टाइगर ड्यूक की आवाज थी। हुओ यूहाओ ने पलट कर देखा। उसने देखा कि व्हाइट टाइगर ड्यूक एक घुटने के बल चू जावेई के सामने झुका हुआ था और चू जावेई ने अपने ही गले पर एक तेज धार वाला ब्लेड रखा हुआ था। दाइहाओ, उठो। मुझे मजबूर मत करो। अगर तुम मेरी मांग नहीं मानोगे तो मैं यहीं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। इस समय स्टार लुओ एम्पायर का यह एम्परर थोड़ा पागल सा लग रहा था। व्हाइट टाइगर ड्यूक पूरी तरह घबरा चुका था। सिर्फ वही नहीं, दाई युएहेंग, दाई हुआबिन और दाई लुओली भी वहां मौजूद थे। वे तीनों उसके पीछे घुटनों के बल बैठे थे। हुओ यूहाओ ने भौहें सिकोड़ लीं और आगे बढ़ा। सू जावे उसे देखकर और भी ज्यादा मुस्कुराया। यूहाओ, जल्दी से अपने पिता को समझाओ। हुओ यूहाओ ने दाई हाओ की ओर देखा। यह क्या मामला है? दाई हाओ ने आह भरते हुए कहा, हिज मैजेस्टी अपना सिंहासन मुझे सौंपना चाहते हैं। क्या? हुओ यूहाओ को उम्मीद नहीं थी कि शू जावे ऐसा कदम उठाएगा। शू जावे ने ईमानदारी से हुओ यूहाओ से कहा, स्टार लुओ एम्पायर के एम्परर के रूप में मैं नाकाम रहा हूं। इतने सालों के बाद मैं भी थक चुका हूं। शू वंश में कोई खास योग्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन डाई क्लैन लगातार मजबूत होता जा रहा है। सच कहूं तो अगर तुम सिंहासन पर बैठो तो एम्पायर बहुत स्थिर रहेगा। इसके अलावा यह सिंहासन मूल रूप से तुम्हारे ही क्लैन का है। मैं बस इसे वापस लौटा रहा हूं। इस पूरी घटना के बाद सू जावे को सत्ता और अधिकार के बारे में अपनी सोच साफ हो गई थी। यह सोच तब और मजबूत हो गई जब उसने हुओ यूहाओ को देखा। जब उसने हुओ यूहाओ को अकेले ही शक्तिशाली सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को नष्ट करते देखा, तो सू जावे ने मन ही मन कसम खा ली थी कि अगर स्टार लुओ एम्पायर इस संकट से बच गया तो वह खुद सिंहासन पर बने रहने से बेहतर उसे हुओ यूहाओ को सौंप देगा। इसके बाद जो हुआ वह और भी नाटकीय था। हुओ यूहाओ असल में व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा निकला। तभी शू जावे के दिमाग में एक शानदार योजना आई। हुओ यूहाओ को सीधे सिंहासन एक देना दाई हाओ को देने जितना आसान नहीं था। दाई हाओ का स्टार लुओ एम्पायर में ज्यादा प्रभाव था। इसके अलावा दाई क्लैन शाही परिवार का हिस्सा था।
भले ही हुओ युहाओ और दाई हाओ के बीच मतभेद रहे हों, लेकिन शू जावेई जानता था कि जिस तरह हुओ युहाओ ने पहले अपने पिता की जान बचाई थी, उससे साफ था कि वह दाई क्लैन की रक्षा करेगा। अगर स्टार लुओ एम्पायर दाई क्लैन के हाथों में गया तो शायद वह भविष्य में और भी फलता फूलता रहेगा। इसी वजह से उसने इतना पक्का फैसला लिया था। व्हाइट टाइगर ड्यूक कैसे जवाब देता? सू जियावे अपनी जान दांव पर लगाकर यह सब कर रहा था। हुओ युहाओ कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। यह शू जियावे वाकई बहुत चालाक था। दाई हाओ, बेकार की बातें छोड़ो। क्या तुम मेरी मांग मानते हो या नहीं? सू जियावे ने ब्लेड को और कसते हुए चिल्लाकर कहा। अगर तुमने मना किया तो तुम वही ड्यूक कहलाओगे जिसने एम्परर को मार डाला। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गहरी सांस ली। योर मैजेस्टी, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मेरे पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।